हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हमारे बीच नए साथी, नए मेहमान हैं श्री निर्देश प्रजापति जी, जो सहायक प्रोफेसर हैं श्री अरविंद महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। श्री निर्देश प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सादर आभार सर। हम जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपके लिए कि आपके साहित्यिक और शैक्षणिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? साहित्यिक और शैक्षणिक सफ़र की शुरुआत से पहले सबसे पहले मैं अपने पिताजी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनकी स्मृति को नमन करते हुए जी, कि मेरे मानस में साहित्य के प्रति जो रुचि और अभिरुचि का जागरण हुआ जी, वो मेरे पिताजी के चलते हुआ। वाह। बाल्यकाल में ही मेरे पिताजी रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, इनके पदों और श्लोकों का गायन मुझे सिखाते थे। तभी से मेरी अभिरुचि साहित्य, कला और संगीत के प्रति जागृत हुई। वाह। और उसी समय मेरा जो नामांकन हुआ सरस्वती विद्या मंदिर के अंतर्गत, तो वहाँ से मेरा जो सांस्कृतिक परिष्कार शुरू हुआ जी, उसने मुझे हिंदी के प्रति समर्पित कर दिया। वाह वाह वाह। और यही कारण है कि मैं आज हिंदी विषय में साहित्यिक अभिरुचि के संबंध में अपना योगदान दे रहा हूँ। वाह वाह, बहुत खूब। आप हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य में आपकी पीएचडी का मुख्य विषय क्या है? मेरा विषय है भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा के आलोक में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का साहित्य। वाह। और यह विषय भी लेने का कारण यह रहा है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के संपर्क में रहते हुए कई बार, पहले हमारे यहाँ शादियों में जनवासा वगैरह होता था, जी जी, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वाह। तो मेरे पिताजी उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, इन सब विषयों के मर्मज्ञ थे। वाह वाह वाह। और इन सब की जानकारियों के कारण वह उन जनवासों में शास्त्रार्थ परंपरा के अंतर्गत शामिल भी होते रहे। तो वहीं से उनका संपर्क आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी से हुआ था और उन्हीं के प्रेरणा से और मैंने ये विषय चयनित किया। और मेरे साहित्यिक गुरु हैं डॉक्टर अरिजीत कुमार पुरी जी, जिन्होंने इस विषय पर मुझे मानस दिया, वाह, ज्ञान दिया, जिसके लिए मैं आज उनका आभारी भी हूँ। बहुत अच्छा। मैं शोधरत हूँ इस विषय के अंदर। तो ये मानते हैं कि निर्देश जी के आपको साहित्य विरासत में मिला है? बिल्कुल बिल्कुल जी। आपके पापा जी और आपके परिवारजन उसमें रंगे हुए थे, उसमें मिले हुए थे, तो आपको विरासत में जी। बहुत अच्छी बात है और बहुत भाग्यशाली हैं आप। निर्देश जी, हम आगे बढ़ते हैं कि साहित्य के अध्ययन और शिक्षण में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैंने अभी जैसा बताया ही बाल्यकाल से अभिरुचि पैदा हो गई जी। तो मैंने उसके समानांतर ही जैसे जैसे क्रम बढ़ता गया, अनेक साहित्यिक विधाओं में अलग अलग रचनाओं को पढ़ा। श्याम नारायण पांडे को पढ़ा, उनकी हल्दी घाटी, जौहर मैं अपने पिताजी के मुख से सुनता रहा हूँ। जी जी जी। और प्रेमचंद को पढ़ा, विद्यानिवास मिश्र जी को पढ़ रहा हूँ। मेरे सबसे जो प्रिय कवि हैं तुलसीदास जी। वाह वाह। चूँकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ, मेरे कुछ ही दूरी पर श्री अयोध्या जी भी हैं जी। तो उनका जो प्रभाव है तुलसी बाबा की, जी जी जी, वो मेरे मानस पटल पर आच्छादित है। वाह वाह। और उन्हीं को गाते हुए मैंने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की। उन्हीं का संस्कार है कि मैं कुछ कविताएं लिख भी लेता हूँ। वाह। कुछ गद्य विधाओं में निबंध और कहानियों के संबंध में भी थोड़ा बहुत जानकारी है मुझे। जी जी जी, जिनका मैं अध्ययन अध्यापन करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि व्यक्ति अगर साहित्य से जुड़ जाए तो उसके मानवीय स्वभाव में भावनाओं का जो उच्छ्वास पैदा होगा, वाह, वह मानवीयता की पराकाष्ठा पर ले जाएगा। क्या बात है। जिस समाज के अंतर्गत मानवीय रूपों से ईर्ष्या, द्वेष, इन सब का व्यापार दिखाई देता है मानव में जी, उसको अगर नष्ट करना है तो हमें साहित्यिक अभिरुचि जन जन में पैदा करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। निर्देश जी, आप अभी युवा हैं, युवा प्रोफेसर हैं और आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं जी। आपको ये साहित्य और हिंदी सब आपको विरासत में मिला, लेकिन युवाओं के मन के कोने में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा होती है बॉलीवुड की चमक, टॉलीवुड की चमक, कि हमें भी अभिनय करने का मौका मिले या कहीं और। अगर आप एक हिंदी सेवी या साहित्यकार नहीं होते तो क्या होते? आप बिल्कुल सही कहे कि चकाचौंध भरी दुनिया है जी,
और इसके लोलुपता में तो हर युवा आजकल आ ही जी जाता है। जी 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 जी। लेकिन इसी लोलुपता से बचाव का जो परिवेश है वह हमें संस्कार में माता पिता से मिलता है। जी मुझे इस साहित्य का अभिरुचि में मेरे पिताजी ले आए। अगर मैं प्रोफेसर नहीं बनता जी, तो मुझे लगता है मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ता, वाह, मैं गीतों को गाता, आहा, लोगों तक अपनी गीतों को पहुंचाता। मेरी गीत रुचि संगीत के गीत संगीत। विशेषज्ञ होने की संभावना भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपके भीतर एक और ये कहें कि विद्यार्थी है जो ये भी शौक रखता जी है। जी। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्वांचल से हैं जी। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो भोजपुरी फिल्में होती हैं उन फिल्मों में अश्लीलता अधिक दिखाई जाती है। जी। उस अश्लीलता से युवाओं के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो अश्लीलता दिखाना जरूरी है और युवाओं पर उसका क्या प्रभाव है? जी, मैं भोजपुरी क्षेत्र से हूँ जी, और अभी रिसर्च भी कर रहा हूँ आदरणीय श्री विद्यानिवास मिश्र जी के साहित्य पर। जी, उनका जो मन था वो गंवई था, देहाती रस से भरा हुआ हृदय उनके साहित्य में दिखाई देता है। वाह, भोजपुरी को लेकर के भोजपुरी जो बोली है वह मिठास की बोली, वाकई वाकई मीठी बोली है। जब भी हम भोजपुरी के गीतों को सुनते हैं, मैं आजकल से जो चकाचौंध दुनिया से प्रभावित जो गीत हैं, अश्लीलता से प्रभावित जो गीत हैं, रचे बसे जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जी, मैं भोजपुरी के ठेठ अवस्था की बात कर रहा हूं। मूल विषय, जी, मूल जो है, मूल भोजपुरी है, हाँ, उसमें रचाव देखिए, उसमें लोक संस्कृति का प्रभाव देखिए। जी जी जी, तो उस प्रभाव का जो प्रसार है आज के युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इसको अगर पहुंचाना है तो हमें उन संस्कृतियों को पुनः अपने जनजीवन से जोड़ना होगा। क्या बात है। और इस अश्लीलता को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए, अभी हमारे यहाँ गोरखपुर में एक संस्था है भाई करके, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी, जो मेरे लोक परिष्कार में बहुत सहयोगी हैं, मेरे गुरु भी हैं एक तरह से जी। तो वो एक मुहिम चला रहे हैं। क्या बात है। इस अश्लीलता को कम करने के लिए, खत्म करने के, निर्मूल करने के। जी जी। तो मेरा मानना है कि यदि भोजपुरी के संवर्धन और परिवर्धन के लिए, संस्कार के लिए कोई उत्थान करना है तो हमें हृदय का उत्थान करना पड़ेगा। वाह। जिस दिन हम ये समझ लिए कि यह अश्लीलता सिर्फ हमारे मनोविकार के अंश हैं, विकृत मानसिकता के अंश हैं, हम जैसे हम हैं वैसे हर व्यक्ति है, हम अपने संस्कारों को ऊपर रख करके किसी विषय वस्तु को देखना शुरू कर देंगे, जी जी जी, तो निसंदेह है यह अश्लीलता हमारे मनोस्थिति से बाहर हो जाएगी जी, और हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। निर्देश जी, कुछ सूत्रों से ये भी पता लगा है कि भोजपुरी फिल्मों को बाहर के निर्देशक और डायरेक्टर आके उनको बनाते हैं जी, और उस लोक भाषा को, लोक संस्कारों को वो विस्मृत कर रहे हैं, उनकी जगह अश्लीलता परोस रहे हैं, वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं जी। लेकिन जो भोजपुरी के जो गणमान्य लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इसकी पहल कर सकते हैं कि इस अश्लीलता को इसमें ना परोसा जाए ताकि युवा भ्रमित ना हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें ये समझना होगा कि किसी भी सुंदर भवन का निर्माण जो होता है वह पहले मनोभूमि में तैयार होती है जी, कि भवन की आकृति क्या होगी जी, एक तस्वीर, एक पिक्चर बन जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो अब यह परिवारगत होता है। आखिर नदिया के पार जो फिल्म आई थी जी, उसमें देखिए उसके भी निर्देशक रहे होंगे, बिल्कुल, उसके भी प्रोड्यूसर रहे होंगे, उसके भी गीत निर्माता रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, मानव के उस भावुक हृदय का आधार लेकर के उस फिल्म का निर्माण किया। सही बात है। तो जो भावुक हृदय है, परिवार के संस्कारों, बिल्कुल, परिवार के संस्कारों को लेकर के निर्मित की जी जी। तो मुझे लगता है कि जो निर्देशक अश्लील फिल्में परोस रहे हैं उसका सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है जी। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो व्यक्ति कुल के विद्रोह में आ जाता है, कुल परिवार के रीति रिवाजों, परंपराओं को छोड़ करके कुछ विकृत परंपराओं का सहारा ले लेता है जी, तो उसके लिए एक टर्म बनाया गया, सामाजिक बहिष्कार। और यह इतना प्रभावी रहा है, सदियों से प्रभावी रहा है। क्या बात है। मनुष्य को भय है किसका? एक तो मृत्यु का भय होता ही है जी, एक सामाजिक हानि की, प्रतिष्ठा की हानि का भय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दिन आप उस निदेशक, उस प्रोड्यूसर जो है, उसको यह बता देंगे कि भाई तुम यह फिल्म निर्मित कर रहे हो इस तरह के,
जो समाज के नियमों के खिलाफ है, सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के खिलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वह इस तरह की प्रकृति में नहीं आएगा कि वह अश्लीलता वाले फिल्मों को परोस सके। तो हमें आवश्यकता है कड़े प्रतिबंध लगाने के, और उससे भी ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपने संस्कारों को पहचाने और उसमें हृदय परिवर्तन कराएं। जो व्यक्ति अश्लीलता के पक्ष में है उसके अंदर हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और वह तभी हो सकता है कि जो बिगड़ चुका है उसका परिवर्तन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें हम संस्कार पैदा करें कि वह इस अश्लीलता के खिलाफ स्वतः अपनी आवाज जाहिर करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। निर्देश जी, हम आगे बढ़ते हैं कि विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय मेरी कर्म भूमि है और ज्ञान भूमि भी है जी। जब मैं स्नातक में 2015 में यहाँ आया दिल्ली में जी, तो मेरे लिए यह जगह नई थी। लेकिन जब मैं विद्यार्थियों से मिला तब मुझे लगा कि मेरे जैसे असंख्य विद्यार्थी अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके जी यहाँ पर अध्ययनरत हैं जी। और उनके साथ बैठने से मैं भी वह पीड़ा महसूस कर रहे थे महसूस तो कर ही रहा था। हाँ। लेकिन साथ ही साथ एक सहानुभूति भी पैदा हो गई। वाह। उनके साथ एक अपनत्व भी पैदा हो गया, और उस अपनत्व के सहारे ही हम लोग गहन चिंतन भी करते थे। और एक टैग लाइन थी हमारी कि हमें पढ़ना है, हमें चीजों को सीखना है, हम इतनी दूर से इसीलिए आए हैं। वाह। तो सीखने के लिए हम लालायित रहते थे। हमारे मित्र कई हैं, शुभेंदु जी हैं, अभिषेक कश्यप जी हैं, कई सारे नवीन जी हैं जी जी जी, अनगिनत मित्र हमारे बने जी। और हर मित्र में एक अलग खूबी थी। वाह। हर व्यक्ति, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई सोचने और विचारने में, एनालिसिस करने में बहुत अच्छा है। तो उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला जी। और विश्वविद्यालय परंपरा में तो जो युवाओं के साथ आप बैठेंगे तो पूरा विश्व एक गांव लगने लग जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। और उस गांव में जो संस्कार है वह भी दिखाई देगा और जो चुनौतियां हैं वह भी दिखाई देंगी जी। तो हम उन चुनौतियों और उस संस्कार से मिला जुला जो संस्कृति पैदा करते हैं वो हमारे विश्वविद्यालय में दिखाई देगा। वाह वाह वाह। एक और एक प्रश्न आ रहा है निर्देश जी कि आपने, जैसा कि हम जानते हैं और हमारी बातचीत से पता लग रहा है कि आप पूर्वांचल से हैं, आप भोजपुरी भाषा से जुड़े हुए हैं, अवधी भाषा से जुड़े हुए हैं। तो कभी क्या देश की राजधानी दिल्ली में इस भाषा के ऊपर दिल्ली वासियों के या दिल्ली में रहने वाले साथियों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ में कभी वो पीड़ा महसूस की कि आप पूर्वांचल के हैं या आपकी भाषा ने उनको कहीं आपको प्रयत्न करने से, उससे प्रयोग करने से आपको मन को कहीं आघात पहुंचा हो, किसी ने ऐसा आघात दिया हो, ऐसा कोई संस्मरण आप हमें बताएं? देखिए, मुझे लगता है कि भाषा को लेकर के भारत में जो समस्याएं हैं जी, वह व्यक्तिगत समस्याएं हैं। कुछ लोग इसको लेकर के हावी हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं भोजपुरी बोलता हूं, मेरे मित्र बड़े चाव से सुनते हैं जी, मेरे भोजपुरी गीतों को बड़े चाव से सुनते हैं। और समझने वाली बात यह है सर कि कुछ प्रदेश हैं जो भाषागत चुनौतियों को लेकर के निजी चुनौती मान करके अभिव्यक्त करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा संस्मरण हुआ था, लेकिन मैं उसको लेता नहीं हूं। मैं तो ये मानता हूं कि उसमें समझ की कमी थी। मेरा कहने का मतलब ये कि आपने वो पीड़ा सही, तो वो उन लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए जहां ये पीड़ा बनती है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इसमें संयम रखें और ये बहुत छोटी बात है? क्या है उस विषय पर हमारे दर्शकों को? देखिए, योमय भूमय एक उक्ति है, उसमें ये कहा गया है कि व्यष्टि में सुख नहीं है, अल्प में सुख नहीं है, समष्टि में सुख है। वाह। तो यह जो पूरा भारत का परिक्षेत्र है, इसमें जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वह भारत माता की भाषाएं और बोलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसे हर नागरिक को समझना चाहिए कि चाहे वह तमिलनाडु में हो, चाहे वह बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, कोई भी भाषा बोली है वह भारत की भाषा बोली है। वाह, बिल्कुल। और इस भारत माता की भाषा है, तो आपकी माता जो होगी वह मेरी भी माता है जी, और मेरी जो माता है वो आपकी माता है। तो हमें भाषाओं को लेकर के, माता और भाषाओं और बोलियों को लेकर के माता और मौसी का जो संबंध है उसे विचार में रखना चाहिए, सारी भाषाएं संस्कार में रखने चाहिए। जी जी, सारी भाषाएं बहनें हैं। जी जी जी, जिससे हम प्रतिरोध की अवस्था में ना आए, समन्वय की अवस्था में आए। क्या बात है,
ये उन लोगों के लिए संकेत है जो हीन भावना रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न एक यकायक आ रहा है कि आपने दिल्ली से ही शिक्षा ग्रहण की और दिल्ली में ही शिक्षा आप छात्रों को दे रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। जब आप अपने छात्रों को, अपने जो आपके छात्र हैं उनको शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आसपास में एक परिवेश देखते हैं और वो परिवेश व्यक्तिगत होता है, और आपने अपने छात्रों को गाइड भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो नशे से जुड़ा हुआ हो, चाहे व्यक्तिगत हो। ऐसे कोई संस्मरण जो हमारे दर्शकों के सामने उनके अभिभावकों को बताएं ताकि उन बच्चों को ऐसी परेशानी ना बने। जी, सबसे पहले सर मेरी शिक्षा दीक्षा जो देवरिया से शुरू हुई जी और प्रयागराज होते हुए जी दिल्ली तक पहुंची है। वाह। तीनों जगह का सम्मिश्रण मेरे मानसिक मानस पर दिखाई देता है जी। मैं समझता हूं सर कि विद्यार्थियों के साथ जो शिक्षक का संबंध है वह ऐसा संबंध है सर कि एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल। चाहे सिर्फ शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, वह उनके जीवन का ज्ञान है, और शिक्षक का दायित्व तो है कि उसके जीवन से जुड़ी हुई समस्त मुद्दों पर जी उसके अंदर विवेक पैदा करे, उस विद्यार्थी के अंदर। तो जैसे सर मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे गुरुजी ने समय समय पर मुझे प्रकाशित किया अपने ज्ञान से। मैं अब पढ़ा रहा हूं तो वहां पर विद्यार्थी मुझे तरह तरह के मिलते हैं। एक तो सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया वगैरह, उसमें नशा वगैरह ये सारी चीज प्रभावी रूप से प्रचारित किए जाते हैं। विज्ञापन ऐसे आ रहे हैं, कमला पसंद वगैरह, ये सारी चीजें जो विज्ञापित, धूम्रपान वगैरह नीचे लिखा भी रहता है, लेकिन प्रचार तो हो रहा है ना। बिल्कुल लिखा हुआ है कि धूम्रपान निषेध है, कैंसर होता है इससे, लेकिन इसके बावजूद युवा पीढ़ी इससे ग्रसित है। मैं अपने अरविंद महाविद्यालय में अध्यापन कर रहा हूं, तो वहां कई सारे विद्यार्थी ऐसे मुझे मिलते हैं, उन्हें पता नहीं है कि मैं जानता हूं जी। मैं उन्हें संकेत में उनके माँ बाप के दायित्व का बोध कराता हूं। आहा, बहुत अच्छे। कि भाई तुम्हारे माँ बाप बड़े श्रम से, साधना से, जितनी तुम साधना नहीं कर रहे हो उसके 4 गुना ज्यादा साधना वो करते हैं तुम्हारी शिक्षा दीक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहते हुए अन्य कार्य करने हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, सदियों से हम ये बात सुन रहे हैं, तो आखिर कैसे विकास होगा यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल। स्वस्थ रहेंगे तो आपको अवसाद नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे तो आप शिक्षा में अभिरुचि पैदा होगी, और शिक्षा यदि आपके मानस में आ गई कि मुझे पढ़ना है, तो ये सारे जो हम कहते हैं ना डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो रही है, ये नए नए टर्म्स कब आए जी? ये टर्म्स तब आते हैं जब आपका मनस्थिति मजबूत ना हो, आत्मबल मजबूत ना हो जी। आत्मबल की धुरी पर ही मानव का विकास संभव है। वाह। और मैं इस बात को उन्हें बोध कराता हूं कि आप भरसक जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो मुझे बताइए, अपने माता पिता से बताइए। एक विद्यार्थी कॉलेज आता ही नहीं था, उसके पिताजी को पता भी नहीं था कि कॉलेज आज जा रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने एक दिन बात कर ली, पूरे सेमेस्टर वो बच्चा आया ही नहीं। मैंने उनके पिताजी से कहा कि देखिए आपके बच्चे में पता नहीं किस बात की हीनता बोध है कि वह कॉलेज आता है नहीं आता है, इसका जानकारी आपको नहीं है। उनके पिताजी एसडीएम है। और ये तब मुझे एहसास हुआ कि एसडीएम होते हुए भी उनका बच्चा कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा उन्हें पता नहीं है। तो हमारा जो कर्तव्य है सिर्फ कॉलेज भेजने से पूरा नहीं होता है जी। आप अपने बच्चे पर यह भी उसको बताइए कि विद्यालय क्यों भेजा जा रहा है, महाविद्यालय क्यों भेजा जा रहा है, उच्च शिक्षा में क्यों भेजा जा रहा है जी। उसका हेतु, उसका उद्देश्य अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप निसंदेह अपने बालक को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते जिस लक्ष्य की परिकल्पना आप कर रहे हैं। सिर्फ सोच भर लेने से लक्ष्य हासिल नहीं होता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और नित्य कर्म करना पड़ेगा। वाकई 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं निर्देश जी। एक और प्रश्न मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ करूंगा, क्योंकि आपने दिल्ली से शिक्षा भी की और दिल्ली में अब आप शिक्षक भी हैं जी। तो इस कड़ी में ये भी जानना चाहेंगे कि एक जब विद्यालय खुलते हैं, जब नए एडमिशन होते हैं, जब उस समय एक वेलकम के लिए तमाम विद्यालयों में, तमाम विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में होता है रैंकिंग शब्द, और वो प्रयोग किया जाता है। पहले उस तरह को बड़ा नकारात्मकता से देखा जाता था। वर्तमान में क्या स्थिति है रैंकिंग को लेकर? नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए किस किस तरह से परिवर्तन हुए हैं?
देखिए सर, ये एक समस्या रही भारत में जी। हर विद्यालय में, महाविद्यालयों में इस तरह जी की समस्या पहले रही है। जी जी जी। 2015 में जब मैं आया था, उस समय बड़े बड़े अक्षरों में यूनिवर्सिटी के बाहर ही, कॉलेजों के बाहर ही एक बोर्ड लगाया गया जी, रैगिंग निषेध जी। तो उस निषेध का प्रभाव आज दिखाई देता है। मुझे लगता है विद्यार्थियों में अब वो मानस रहा नहीं जी। तो जब रैगिंग का मानस खत्म हो गया है तो इस विषय पर मुझे नहीं लगता कि कहीं विद्यालय में इस तरह की समस्या है जी। महाविद्यालयों में इस तरह की समस्या अब निर्मूल हो चुकी है जी। बशर्ते अब देखने को यह मिलता है कि जो सीनियर विद्यार्थी है वो अपने अनुजों का सम्मान करने के लिए तरह तरह के कार्यात्मक, रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनके वेलकम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एक परिवार की तरह वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके भोजन पानी की व्यवस्था, उनके लिए गिफ्ट की व्यवस्था, स्मृति चिन्ह की व्यवस्था, वाह, सारी व्यवस्थाएं अब विद्यार्थी स्वयं कर रहे हैं और अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं। वाह वाह, ये कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों में भी परिवर्तन। बिल्कुल। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। निर्देश जी, जैसा कि आपने बताया, साहित्य, संगीत और संस्कृति के प्रति आपकी रुचि विकसित हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तीनों विषय एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे पूरक कर लेते हैं आप? देखिए, मनुष्य का जब जन्म होता है जी, तो शिशु जब जन्म लेता है तो किलकारियां भरता है। बिल्कुल। और हमारे संगीत में तो उसे भी संगीत माना गया है। आहा, क्या बात है। ओम का उच्चारण हम करते हैं, वह नाद, ब्रह्मनाद हमें कुंडलियों को जागृत करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। जी। आपने एक प्रश्न किया था एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, अवसाद वगैरह। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि इनके समाधान का जो सशक्त माध्यम है वह संगीत है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य, संगीत और कला। भर्तृहरि ने बड़ा खूबसूरत श्लोक लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीना मनुष्य पुक्ष पाषाण हीना। मतलब जो मनुष्य जो है, अगर उसमें साहित्य नहीं है, उसमें कला नहीं है, उसमें संगीत नहीं है, तो वह पशु के समान है। वाह 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 वाह। तो अगर साहित्य क्या करता है? भावों का उच्छ्वास करता है। संगीत क्या करता है? भावनाओं को संवेद प्रदान करता है, संवेदना प्रदान करता है, करती है। कला भी मनुष्य को मानवीयता का पाठ बनाती है। एक दूसरे से जोड़ने का कार्य ये तीनों करते हैं और तीनों में नाभि नाल का संबंध है। अभ्यंतर से इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, रचे बसे हैं कि इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते। चाहे आप साहित्य पढ़िए, संगीत सीखिए, कला में कोई भी कला ले लीजिए, चित्रकला ले लीजिए, संगीत भी कला का हिस्सा ही है, साहित्य भी कला का हिस्सा है। तो यह भावनाओं को सहेजने का प्रयास करती है, मानव को मानव बनाने का प्रयास करती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कला की, इसने विवेक पैदा किया मनुष्य में। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका पाठ पढ़ाने का कार्य कला करती है। वाह 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 वाह। और उसी सुंदरतम जो संस्कार है, उसका जो उदात्त स्वरूप है मानव में पैदा करने का, वह कला हमें सिखाती है। वाह वाह। और इसीलिए मेरे पिताजी ने बाल्यकाल से ही साहित्य, संगीत और कला के संबंध में मेरे अंदर जो अभिरुचि पैदा की, उसी का परिणाम है कि मैं आज बाबा तुलसी को पढ़ लेता हूँ, साहित्य में तमाम विद्वानों को पढ़ लेता हूँ, एक अभिरुचि पैदा होती है। और मैं अपने विद्यार्थियों को भी यही सीख देता हूँ कि भाई आप इन तीनों क्षेत्रों में कदम बढ़ाइए। और ये तीनों क्षेत्र अगर आपके जनजीवन से जुड़ गए तो आप किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे, स्थित प्रज्ञ रहेंगे। क्या बात है। ये कह सकते हैं कि इन तीनों के साथ में अगर मनुष्य जीता है तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत रहता है। वाह वाह वाह। निर्देश जी, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि क्या साहित्य समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है? बिल्कुल सर। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है जी। और शुक्ल जी ने कहा जनता के संचित हृदय का प्रतिबिंब है जी, ज्ञान राशि का संचित कोश है जी। तो इन सभी साहित्यकारों ने एक स्वर में साहित्य की महिमा है और उसकी महनीयता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्या बात है। समाज और साहित्य, साहित्य सभी की हित की बात करता है जी, और सभी के हित का मतलब ही है समाज। वाह। तो समाज
का कल्याण जो है वह साहित्य से इस प्रकार संभव है कि समाज में रहने वाले लोग एक रीति रिवाज, एक परंपरा, एक संस्कृति, एक भाषा बोली के अंतर्गत निवास करते हैं, वाह वाह वाह, रहते हैं जी। और साहित्य उसको संस्कारित करने का एक उद्यम हो सकता है जी, एक माध्यम हो सकता है। बिल्कुल। तो साहित्य ने सदैव ही समाज को एक दिशा दिखाई है कि आपको चलना किधर है, उसे विवेक प्रदान किया, समाज को विवेक प्रदान किया है कि आपको सही गलत का भान कैसे मिलेगा। साहित्य ने यह सीमा तय करी है जी, और उस सीमा में संकुचन नहीं है, उस सीमा में व्यापकता है। आप जितना खुले हृदय से मानवीय संकल्पनाओं को स्वीकार करेंगे, मानवीय मूल्यों को स्वीकार करेंगे, उसके धर्मगत तत्वों को स्वीकार करेंगे, उसी स्वीकारोक्ति में समाज का निर्माण हो सकता है। वाह 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 वाह। उसी अपनत्व में राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। क्या बात है। और इसका विवेक, इसका जो अवदान है वह साहित्य प्रदान करता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। निर्देश जी, एक वर्ग ऐसा भी है जहां साहित्य से बहुत दूर है। आप साहित्य से जुड़े हुए हैं और आपके आसपास आपके महाविद्यालय में साहित्य है, हिंदी का प्रचार प्रसार है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो साहित्य से बहुत दूर है, साहित्य की परिभाषा भी नहीं जानता है और साहित्य के बारे में नहीं जानता युवा। विशेषकर युवा से अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो वो कहता है क्या होता है। उन बच्चों को, उन छात्रों को, उन अभिभावकों को आप कैसे कहेंगे कि साहित्य में भी जीना चाहिए, साहित्य के साथ भी रहना चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा, यथार्थ है ये जी कि मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ पर अलग विषय के प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जी जी जी, महनीय लोग हैं, सम्मानित लोग हैं जी, लेकिन साहित्य को लेकर के जो उनके मानस पटल पर विचार है वो बहुत संकुचित है। जी, हिंदी केवल साहित्य नहीं है, हिंदी तो एक माध्यम है, भाषा है, माध्यम है। बिल्कुल। साहित्य क्या है? हम सुबह उठते हैं से लेकर के रात में सोते हैं तक लेकर के साहित्य है जी। आप किसी से कैसे व्यवहार कर रहे हैं वह साहित्य का हिस्सा है। वाह वाह। आप किसी विषय पर किस प्रकार से संकुचन रखते हैं या व्यापकता रखते हैं वह साहित्य का हिस्सा है। साहित्य हमें व्यापकता प्रदान करता है, जी जी, वैचारिक प्रबोधन प्रदान करता है जी। आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं साहित्य सभी विषयों का संकलन है। वाह क्या बात है। आप तुलसी बाबा को ले लीजिए, उनसे बड़ा वैज्ञानिक नहीं होगा जी। हनुमान चालीसा में लिखते हैं ना, 100 योजन समुद्र लांग गए। तो ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं, उनको कैलकुलेशन कैसे आ गया। योजन शब्द जो है वह जुड़ाव सिर्फ नहीं है, बिल्कुल योजन शब्द कहते हैं, वो किलोमीटर का क्या फरलांग वगैरह है, ये कैसे आया। साहित्य खगोल शास्त्र भी है, साहित्य विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, प्राणी विज्ञान भी है, गणित भी है। इन सभी विषयों से तारतम्य स्थापित करने वाला एकमात्र विषय है साहित्य। और ये साहित्य का ही प्रभाव है कि आप किसी विषय में निष्ठा रखते हैं। वाह। चाहे आप किसी भी अभ्यास शब्द क्या है, हम किसी भी विषय में रुचि रखते हैं तो वो रुचि कैसे पैदा हुई, हमारा भाव कैसे होता है। मैं कैसे कहूंगा कि यह मेरा इंटरेस्ट इस विषय में है। वह जो इंटरेस्ट का विषय है ना, वो साहित्य पैदा करता है। क्या बात है। वह भाव जो है, मानव में भाव की उत्पत्ति, निर्मिति साहित्य पैदा करता है। तो आप अगर साहित्य का नित्य प्रतिदिन अध्ययन करते हैं तो आप अपने विषय के साथ और परिष्कृत होते चले जाएंगे। वाह 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 वाह। और मुझे लगता है कि साहित्य का अध्ययन हर विषय, हर पाठक को करना चाहिए, क्योंकि वह उसको उसके निमित्त में मानव के हेतु से जोड़ता है। और मानव का हेतु ही है सबके प्रति समन्वय जी, समता रखना, चाहे वह कोई भी विषय हो, हे दृष्टि नहीं आने देता है। साहित्य में यही गुण है जी। आप गणित विज्ञान के विषय के ज्ञता हो सकते हैं, विशेषज्ञता हो सकती है आपके पास। आप कह सकते हैं कि यह विषय, अरे हिंदी पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य के है, ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन मेरा मानना यह है कि साहित्य वाला विद्यार्थी, साहित्य का अध्येता कभी किसी विषय के प्रति हीन दृष्टि नहीं रख सकता। वाह वाह वाह। हीनता का बोध उसके मानस में आ ही नहीं सकता जी। बिल्कुल, यही हमारा एक और प्रश्न बनता है जी, हम आपके सामने रखते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि आज का युवा साहित्य और संस्कृति में रुचि नहीं रख पा रहा है जी। ये कारण क्या है? आपने साहित्य के बारे में
बहुत अच्छी व्याख्या की हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन फिर भी युवा साहित्य और संस्कृति की ओर रुचि रखना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, कुछ पैमाने पर कुछ औसत में ये चीज़ें सही हैं जी, लेकिन मुझे लगता है कि सर साहित्य और संस्कृति को मैं जैसे देखता हूँ एक संस्कार के रूप में देखता हूँ, और साहित्य और संस्कृति कोई अलग से विषय निर्धारित नहीं कर सकते हम। यह तो गणित का विद्यार्थी, विज्ञान का विद्यार्थी भी जो सीख रहा है ना प्रकृति को लेकर के, उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। जी, युवाओं में एक वैचारिक निम्नता पैदा कर दी गई कि तुम्हें गणित पढ़ना है, तुम्हें विज्ञान पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें वो पढ़ना है। अगर हम उसको व्यापक तौर पे देखें, आजकल एक बड़े पैमाने पर संगोष्ठियां चल रही हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में रसायन विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा में जीव विज्ञान, इस तरह की चीजें। तो ये जो विषय है ना, संस्कृति से अलग नहीं है। संस्कृति जो है वह एक आत्मा है, साहित्य उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, उसमें जो प्राण है वह संस्कृति है, और उस प्राण का जो स्वरूप बाहर निकल के आता है, वैचारिक स्वरूप, वह साहित्य है। वाह। और इसी के प्रयोग से व्यक्ति समाज राष्ट्र का निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो यह जो निर्माण है, यह बोध युवाओं में आना चाहिए। तो अगर यह अलगाव दृष्टि को छोड़ करके हम समन्वय दृष्टि में देखें तो युवा आज भी इससे जुड़ रहा है, लेकिन उसे यही ज्ञात नहीं है कि मैं वास्तव में इससे जुड़ा हुआ हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्देश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी साहित्य और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करने के लिए और अधिक जागरूक करने के लिए आप युवाओं को और उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांस्कृतिक चेतना जो है वह संस्कार की चेतना से जुड़ी हुई है, और संस्कार की चेतना हमें पहले परिवार से मिलती है, माता पिता से, फिर उसके बाद गुरुजन देते हैं। तो ये जो तीन कड़ी है ना, माता पिता और गुरु, इनके संपर्क में रहने से, इनके देख रेख में रहने से यह संस्कार स्वतः स्फूर्त चेतना में आ जाती है। वाह। स्वतः जागृत हो जाती है। इसके लिए अलग से आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए अलग से आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक चेतना का जो विकास है बिल्कुल, वह मानवीय चेतना के अंतर्गत है। मानसिक पटल पे पहले यह आच्छादित होती है, मानसिक पटल पे पहले जागृत होती है, और वो जागरण का कार्य क्या करता है? बचपन में देखिए ना, शिशु पैदा होता है, क ख ग घ, पहले क ख ग से आने से पहले आ ई यू कुछ ऐसे बोलता है। वह शिशु क्या करता है? शुद्ध उच्चारण नहीं करता, तुतला कर बोलता है जी। ठीक है, तो धीरे धीरे माता उसे सिखाती है, फिर पिता के प्रभाव में आता है, धीरे धीरे वह शिक्षा के और मानकों से जुड़ता चला जाता है। बिल्कुल। तो यह एक क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीका है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से युवाओं में संस्कार पैदा किया जा सकता है, और इसमें सबसे केंद्र में जो है वह माता पिता और गुरु है। क्या बात है, क्या बात है। अगर यही नहीं रहेंगे जी तो युवा में उत्थान नहीं हो सकता, वाकई उसके वैचारिकता में प्रबोधन नहीं हो सकता, और वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं। हम कहते हैं ना कि युवाओं के कंधों पर भविष्य निर्भर करता है किसी राष्ट्र का। बिल्कुल। तो राष्ट्र का भविष्य कैसे मजबूत होगा, यह युवा तय करेंगे जी। और युवा कैसे मजबूत होंगे, ये माता पिता और गुरु के संस्कार से। क्या बात है, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, और ये हमारे सनातन की और संस्कृति की मूल धरोहर है जो आप हमारी जानकारी दे रहे हैं। निर्देश जी, यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे भारत की 140 करोड़ की आबादी में है जो अपने बच्चों को अंग्रेजी में जीने के लिए कहता है, अंग्रेजी सिखाता है। वो हिंदी या साहित्य या संस्कार जैसे शब्दों से प्रयोग नहीं लाता, ना जीता, सिर्फ अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ाता है। और वो बच्चे, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कारों से विहीन होते हैं। लेकिन आज हम इतने गौरवशाली हैं कि हमारे संस्कारों को और हमारी पद्धतियों को जो हमारे पश्चिम देश हैं वो अपना रहे हैं, गीता के ज्ञान को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो हिंदी या साहित्य या संस्कारों से दूर भाग रहा है। उन अभिभावकों और बच्चों को क्या कहेंगे? देखिए सर, अंग्रेजी का प्रभाव जी जो आज हमें दिख रहा है, यह एक षड्यंत्र के तहत जी भारतीय मानस में पिरोया गया। मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र का जो प्रभाव है वह भोले भाले भारतीयों पर पड़ा जी। भोले भाले भारतीय इसलिए कह रहा हूँ
कि हम बड़े सरल थे, हमें हमारी जो गुणग्राही दृष्टि है, मतलब सबको अपना लेने का, इस दृष्टि में हमसे प्रबल पूरे दुनिया में कोई नहीं है। क्या बात है। हम सबको अपना लेते हैं, सबको शरण देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी दृष्टि का लाभ षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी मिशनरियों ने भारत में पिरोया। भारत में उनके आने का कारण यह नहीं रहा सर जी कि वह यहाँ की संस्कृति को बहुत आगे ले जाएंगे। लोग कुछ मानते भी हैं कि यहाँ के अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत में रेल नहीं होती, ये व्यवस्था नहीं होती, वो व्यवस्था नहीं होती, ऐसा मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने छल किया। भारतीय जो मानस है, सहज बोध है, सहजता एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं आ सकता। लेकिन भारत हिंदुस्तान की मिट्टी में है, बिल्कुल, उसकी खुशबू में है, बिल्कुल उसके वातावरण में, भारतीय परिधि में, इसके कण कण में, बोलते हैं ना ईसावास से विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, हिग्स बोसान कण 2013 में जब आया तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि गॉड पार्टिकल भी कुछ होता है। क्या बात है, क्या बात। तो मतलब 2013 में कह रहे हो तुम, और हमने कब स्वीकार कर लिया? सदियों से हम यही कह रहे हैं जी। ईसावास से उपनिषद में पहला ही चरण है, पहला ही श्लोक है यह, जिसमें हम कण कण में व्याप्ति की बात करते हैं ईश्वर की। बिल्कुल। तो ये जो सहज बोध है, इसी को उन लोगों ने छलने का प्रयास किया। क्या बात है। और छलने का प्रयास संस्कृति के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, धर्म के स्तर पर लगातार उन्होंने, मतलब पूरा अपने मन स्थिति में उन्होंने तैयार करके एक चढ़ाई, जो कहते हैं ना आक्रमण करना, आक्रांता बन करके वो भारत में आए, मस्तिष्क पर आक्रमण। बिल्कुल। वाह। कहा जाता है कि अगर किसी राष्ट्र की संप्रभुता को नष्ट करना है तो वहां की संस्कृति और भाषा को नष्ट कर दो। वाकई वाकई। उन्होंने सबसे पहला प्रयास इसी पर किया जी। मैकाले की पद्धति आप देख लीजिए, अंग्रेजी भाषा का जो बीज उसने बोया, उसी का प्रभाव आज भारत में है। लेकिन यह भारत की अक्षुण्णता ऐसी है जिसमें लोक का प्रभाव इतना ज्यादा व्यापक है कि वो अभी चित्त हो गए, आज तक इस संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए वो। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर लोक लोक का संपर्क है, लोक लोक का अनुबंध है। आप देखिए 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी, ये क्यों कहा गया? हमारे यहाँ पूर्वांचल में अवधी, भोजपुरी, तरह तरह की बोलियां हैं। बिल्कुल। उससे बाहर निकलते हैं पूर्वांचल से तो और भी जगहों पर बोलियों का समन्वय दिखाई देता है। तो जब तक वह एक बोली को समझते तब तक उनके सामने दूसरी बोली, दूसरा लोक, एक लोक को समझे, बंगाल को समझे, उसके बाद अवध क्षेत्र में आए। आज तक भारतवर्ष पर अंग्रेजों ने कभी पूर्ण रूप से शासन स्थापित नहीं कर पाया। जी जी जी। क्योंकि एक जगह विजेता थे, एक जगह पराजित थे जी। एक जगह स्वतंत्र राजा हमारे नरेश थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे भारत परिभूमि पर कभी शासन स्थापित नहीं कर पाए, एक दिन के लिए भी नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब समझने वाली बात क्या है कि जब तक वह लोक को समझते तब तक उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, उनको जाना ही था यहाँ से, भगाया गया उनको, उनकी मजबूरी थी, वो चले गए नहीं। ये शब्द जो लिखा गया है ना कि अंग्रेज चले गए शब्द नहीं है, भगाया गया उन्हें, वो भागने पर मजबूर हो गए। क्योंकि वो जितना प्रयास करते जाते उनके सामने एक नई चुनौती पैदा हो जाती, एक नई बोली पैदा हो जाती, एक नई संस्कृति में भी समुदायगत संस्कृति पैदा हो जाती थी, जिसको वह समझने में असमर्थ रहे। बिल्कुल। और असमर्थता के कारण वो भागे यहां से, नहीं तो कौन वो उतनी बड़ी सत्ता को, इतना बड़ा मानव समुदाय उनके तले जीवन जी रहा था, कौन छोड़ना चाहेगा सर? वाकई वाकई बहुत अच्छी। तो मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी भाषा को लेकर के अनुराग कह सकते हैं या विकृत अनुराग कह सकते हैं, विकृत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें इस बात का भान नहीं है कि अंग्रेजी एक बोली है। केवल इंग्लैंड को छोड़ करके बाकी और कहीं चले जाइए, चाइना चले जाइए, फ्रांस, खुद यूरोप में देखिए अंग्रेजी का प्रचलन नहीं है। फ्रांस में जाएंगे फ्रांसीसी बोली जाएगी, स्पेन में जाएंगे स्पेनिश बोली जाएगी, जर्मनी में जाएंगे जर्मनी बोली जाती है। वाह। तो क्या कारण है कि हम अपने को लेकर के उस हीनता बोध में गर्व महसूस करते हैं कि अंग्रेजी बोल रहे हैं? यह हीनता बोध है, ये गर्व का विषय नहीं है। बिल्कुल। ये आप हीन भाव से ग्रसित हैं और खुद अपने आप में श्रेष्ठता बोध से गर्वित हैं कि मैं अंग्रेजी को बोलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी में जीना जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। बिल्कुल, श्रेष्ठता का जो बोध है। हाँ, ऐसा। लेकिन असल में वह हीनता का बोध होना चाहिए। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप निर्देश जी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न बनकर आता है कि हमारी आज़ादी को लगभग 77-78 वर्ष हो गए। हम जिन अंग्रेज़ों से, जिन इंग्लैंड वासियों से हमारे देश पर कब्जा था, जो अंग्रेजी को छोड़कर चले गए या थोप कर चले गए, जैसे कुछ साथी जो भी महसूस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को हिंदी दिवस क्यों मनाने की आवश्यकता पड़ती है?
देखिए सर, यह दिवस मनाने की परंपरा जी हमारे भारतीय समाज में तो रही नहीं, थी ही नहीं जी। कारण यह है कि हम प्रत्येक दिन को श्रेष्ठ मानते थे, प्रत्येक दिवस में रचनात्मक कार्य करने के पक्षधर रहे हैं, उसकी अपनी गरिमा रही है। नक्षत्रों के आधार पर हम तिथियों को तय करते थे, बहुत शुभ काम करना हो, शुभ कार्य करना हो, अनुष्ठान वगैरह करना हो तो नक्षत्रों के आधार पर तिथि तय कर लेते बिल्कुल थे। बिल्कुल। बाकी सामान्य तिथियों को हम क्या करते थे, मानव कल्याण के उपक्रम करते थे, जैसे कृषि कार्य करना, खेती वगैरह करना जी, कुछ व्यापार वगैरह करना, ये सब सामान्य तिथियों पर चलती थी। यह जो पेटेंट का जो कलेवर चला जी, ये देखिए 1972 में भारत में पेटेंट राइट वाला आया, जी। तो क्या उससे पहले हम लोग जो कार्यात्मक इदम नवम इदम राष्ट्राय की भावना वाला देश तिथियों को मना रहा है जी, सोचने वाली बात है। ये हिंदी दिवस ही क्यों मनाना, जी, क्यों मनाना? मैं कह रहा हूं कि बाकी दिन क्या हिंदी का औचित्य नहीं है? यही प्रश्न है, प्रश्न बाकी यही दिन- है। बाकी दिन क्या हिंदी की प्रभुता खत्म हो गई? जी, बाकी दिन अगर मान लीजिए मैं हिंदी दिवस को छोड़ दीजिए, कोई और ही दिवस मना रहा हूं, योग दिवस मना रहे हैं हम, ये एक सांस्कृतिक विजय है, इसमें नो डाउट। जी, आज के संबंध में हमने कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु रहा, तो 2021 में योग दिवस जो मोदी जी ने शुरू कराया, मुझे लगता है वह भी एक विश्व गुरु बनने का संकेत भी है। तो उनके हिसाब से दिवस है, लेकिन हमारे यहाँ योग की परंपरा तो नित्य है जी। हमें दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे जीवन व्यवहार का हिस्सा है। जीते हैं इसमें, हम इसमें जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीवन व्यवहार कर रहे हैं, और इसी व्यवहार को देख करके वह लालायित होकर के यहाँ आए थे और यहां से चोरी करके ले गए। तो चोरी की दृष्टि हमारी रही नहीं है दिवस मनाने की, यह संकुचन दृष्टि है। व्यापकता में अगर हम देखें तो हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, या कोई सा भी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है। वाकई वह उसके प्रति सम्मान हमारे लिए 365 दिन रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाकई वाकई। इस भावबोध में हम अगर आ जाएं पुनः, तो हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है, जो हमारा गौरव रहा है। निर्देश जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। लेकिन हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये पॉडकास्ट आपके साथ में पहला जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं है। ये कंटिन्यूटी, ये नियमितता बनी रहेगी और आप दोबारा फिर और नए प्रश्नों के साथ, नए विचारों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच पर बुलाने के लिए। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।